तो चलिए अब आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली अब मैं आपको बोलूँ ना, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस मतलब एसएसटी एज एन सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है ना, मतलब मोस्टली आप एग्जाम सिर्फ अगर आपको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप रट्टा मार के लाइक मेमोराइजेशन से रट्टाफिकेशन से पूरा सब्जेक्ट निकाल सकते हो। बट व्हाट आई बिलीव इज कि यार अगर आप एक बार है ना जैसे पूरा चैप्टर को जस्ट बिफोर रट्टाफिकेशन अगर आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो ना पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से, तो आपका ना वो चीज़ आंसर याद करने में भी अच्छा हो जाता है। और प्लस आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसएसटी है तो उसको बस याद करके ही देना है, आप समझ के भी दे सकते हो। जैसे कि मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से बोलूँ ना, तो टेंथ में मुझे भी कुछ 94 समथिंग आया था एसएसटी में। और मैंने एक लिटरली एक चैप्टर भी उसका रट्टा नहीं किया था, मैंने पूरा का पूरा मतलब ऐसे ही बस एक बार रीड करके गया था, पूरा समझ लिया था एंड सब आंसर्स अपनी तरफ से ही बोर्ड्स में बना के आया था। तो आप मतलब बिना रेक्टिफिकेशन के भी कर सकते हो लाइक समझ के। तो वही अभी है कि मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको रट्टा भी मानना है तो आप ये एक्सप्लेनेशन पर देख के करोगे तो आपको और इजीली हो जाएगा वो, ठीक है। तो या तो और ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा है तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लाइक अगर आप सिर्फ एक बार रीड भी करोगे ना तो आपको पूरा खुद ही समझ में आ जाएगा, इतना ईजी ये चैप्टर है, ठीक है। तो या तो अभी हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सो अब देखो, आर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वी लर्न अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये वो सब तो अभी हम देखने ही वाले ऑब्वियसली। तो या बिफोर डैट अब हम लोग मेन चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, इंडिया हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हमको इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, तो उसके बाद हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। अब वो कैसी क्या प्रॉब्लम्स थी मैं आपको आगे चैप्टर में समझाता हूँ। रिहेबिलिटेटिंग दी रेफ्यूजीज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान 1947 में अलग अलग हुआ, राइट। तो जब अलग अलग हुआ, जब ऐसे क्या बोलते हैं डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो जो रेफ्यूजीज थे जो पहले मतलब इंडिया के क्या बोलते हैं सेपरेट होने के पहले इंडिया और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के साइड में रहते थे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस दे विश टू कम टू इंडिया, मतलब उन लोग इंडिया वापस आके रहना चाहते थे। तो उनको मतलब और ऐसा तो था नहीं कि कोई एक दो लोग ही आना चाहते थे, लाइक बहुत सारे लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए, बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए। तो उनको जो पाकिस्तान वाले जो इतने वो लाइक बहुत बल्क में मासेस में थे, लाइक अराउंड लैक्स ऑफ लोगों में लोग आए थे यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया। तब इतने सारे लोगों को वो टाइम पे तो इतना अच्छा कुछ नेटवर्क के कनेक्शन थे वो सब भी नहीं थे, तो उनको पाकिस्तान से यहाँ पे लाना वो ऑब्वियसली एक इजी टास्क नहीं था, राइट। तो वो जैसे कि हमने ये एक प्रॉब्लम फेस करी। फिर मर्जर ऑफ दी प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स इज बेसिकली समथिंग, देखो जैसे जब इंडिपेंडेंस के पहले ना पूरा ब्रिटिश इंडिया था, आपको पता है ना, पूरा ब्रिटिश रूल था इंडिया में। तो कैसा होता था ना कि मतलब इंडिया के जो मोस्ट ऑफ दी जो सिटीज एंड जो स्टेट्स थे ना, वो ब्रिटिश रूल के अंडर ही थे। बट कुछ बहुत स्टेट्स ऐसे भी थे जो जो अभी भी लाइक पुराने ज़माने की तरीके से रूल किए जा रहे थे, लाइक बेसिकली जिनको ऐसे किंग्स या फिर प्रिंस वो सब संभालते थे, या फिर समझो जैसे नवाब हो गए, उनके अंडर में पूरा स्टेट था। वो भी एक तरीके से देखा जाए तो भी वो ब्रिटिश रूल में ही आता था। बट स्टिल लाइक ऐसे कुछ बहुत स्टेट्स है जो अभी भी लाइक पुराने ज़माने की तरह किंग्स एंड ऑल के थ्रू रूल किए जा रहे थे, तो उनको ही हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। तो जब इंडिपेंडेंस हो गया ना, तो फिर अब ऑब्वियसली तब तो पूरा इंडिया एक बन गया और फिर वो तो मतलब नॉर्मल इंडियन प्रेसिडेंट के अंदर आ गया था। तो अब प्रिंसली स्टेट्स का क्या करना था सब वो सोच रहे थे, क्योंकि अब ऐसा तो रह नहीं सकता था ना कि पूरा इंडिया भी बीच में और फिर बीच में कहीं प्रिंसली स्टेट्स बने हुए किंग्स रूल करे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी इंडिया के साथ मर्ज करना था, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम थी क्योंकि अब वहाँ के जो भी किंग्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स को रूल कर रहे थे, अब उनको मनाना इतना ईजी तो था नहीं। तो उसको इसके लिए उनको भी मर्ज करना था, तो एक ये चीज़ थी। फिर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद द चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के पहले तो ब्रिटिशर्स ही अपना राज चला रहे थे, फिर उसके बाद पूरा प्रॉपर एक लॉ ऑर्डर के साथ ही तो कंट्री चलती है ना, तो वो लॉ इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी चैलेंजेस आए थे। ये सारी चीज़ें थी, पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने मतलब काफ़ी अपना क्या बोलते हैं, अपना एक काफ़ी ज़्यादा हेल्प दिया था कि मतलब ये सारी चीज़ें सारे रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाए। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया था, लाइक उनके किंग्स को जाके मनाया था कि इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, एंड प्रोविंसेस विद द यूनियन ऑफ इंडिया, एंड द चैलेंज ऑफ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू एनेबल अस। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों में हेल्प किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को भी फ्रेम करने में उन्होंने हेल्प किया था। टू गवर्न दी कंट्री वॉज ऑल्सो फुलफिल्ड, एंड फिर हमारी सारी चीज़ें होती गई। Now let us know about the structure of our constitution. अब its characteristics, its the fundamental rights, fundamental duties and directive principle of the policy mentioned therein. तो अब जैसे समझो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक मतलब आप समझ लो बेसिकली व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज कि बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली समझ लो पूरा कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं, जो भी हम रूल्स देखते हैं लॉज देखते हैं, मतलब ऑल आज के टाइम पे तो कहाँ ही उतने लोग फॉलो करते हैं भाई, सब तो
क्या ही चल रहा है कंट्री में पता नहीं, पर फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम पे जो बनाया है, जो भी लॉज है, जो भी लाइक जो भी ये सारी चीज़ें थी, तो वो सारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भी लॉज वगैरह, मतलब बेसिकली देयर फॉर इंडिया देयर इज नथिंग अबव कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है वो फुल एंड फाइनल है, उन रूल्स के ऊपर कुछ भी नहीं आते इंडिया में। तो बेसिकली दोज आर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें की, क्या क्या चीज़ें हैं, फिर जो राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन को निभाने की जो ड्यूटीज़ है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी स्टेट पॉलिसीज में हम लोग लगाएंगे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल्स क्या क्या बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये वो सब। तो अब इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो भी हम लॉ ऑर्डर रूल्स जो भी हमारे आसपास जो भी सब चल रहे कि ऐसे से ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना अलाउड है, ये करना अलाउड नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि इंडिया में कैसे क्या चीज़ें होंगी, गाइडिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द मोतीलाल नेहरू कमिटी एंड द डिसीजन टेकन बाय द मीटिंग्स। तो जो इनकी जो मीटिंग हुई थी पहले के टाइम पे, ऑफ द नेशनल कांग्रेस एट कराची, एम्फोसाइज द नीड, एम्फोसाइज मतलब कोई चीज़ पे जोर डालना, द नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो अब वहाँ पे जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी सब कांग्रेस मेंबर्स की एंड सबकी जो भी मतलब इंडिया के जो भी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह सबके जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने पूरी मीटिंग बनाई थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि कैसा हम मतलब बिना लॉ एंड ऑर्डर के तो कंट्री चल नहीं सकती, तो हम पूरा एक ऐसा प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के साथ सब बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो एम्फोसाइज दी नीड। तो उन्होंने जोर डाला इस नीड पे कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिल्ड करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड इन जुलाई 1946। तो जब इंडिपेंडेंस के एक साल पहले ही 1946 में ही हमने अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कर ली, और किसके रिकमेंडेशन पे, कैबिनेट मिशन प्लान, उनके रिकमेंडेशन पे हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कर ली, ठीक है। जो भी हमारे सारे लॉज एंड ऑर्डर एंड ऑल सब बताएंगे। The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946। ये डेट्स याद कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकते हैं एग्जाम में। दी नेक्स्ट मीटिंग ऑन, फिर उसके बाद जो सेकेंड मीटिंग हुई थी वो बस 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये भी याद कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो थे, प्रेसिडेंट थे। eminent persons like मतलब important persons like जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सी एन मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी राजा गोपालाचारी, के एम मुंशी, टी टी कृष्णा मराची, पता नहीं क्या क्या नाम है भाई, काफ़ी टफ है। तो बेसिकली हाँ ये सारे नाम थे, ये याद कर लेना, ये भी आ जाएंगे शायद एग्जाम में। अटेंडेड दी मीटिंग, तो ये सारे जो भी थे ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के, मतलब काफ़ी वीआईपी टाइप लोग थे, तो इनको भी मतलब ये लाइक वो मीटिंग के मेन हिस्सा थे। prominent people from Karnataka, S. Nijalingappa, sorry, S. Nijalingappa, K.C. Reddy, Kengal, हनुमान भैया, टी सिद्धलिंगैया, मतलब ये थोड़ा नेम्स काफ़ी खतरनाक टाइप के कर्नाटका वालों के, तो आप अपने आप से रीड कर लेना। एंड अदर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, तो ये सारे भी जो थे वो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे एंड वो सारे भी प्रेजेंट थे हमारी मीटिंग में। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, सो अब बेसिकली जो भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज एंड ऑल सब बनाएंगे वो ड्राफ्ट कौन करेगा, वो मतलब बोले ना डिज़ाइन बेसिकली कौन करेगा, तो वो इसकी कमेटी थी, पूरी सब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह डिज़ाइन करने की कमेटी थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म 22 कमिटीज़, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जो मेरे हमारी जो फॉर्म हुई थी 1946 में, उसने और छोटे छोटे 22 कमिटीज़ बनाया, ताकि सब चीज़ें लाइक एक कमेटी को एक चीज़ हैंडल करने के लिए दी थी, दूसरी को दूसरी, तो सब चीज़ें एकदम एक और ऑर्डर से पूरे हो जाए। एंड सम सब कमिटीज़ टू एग्जामिन इन डिटेल ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू दी कंट्री, ठीक है। तो सारी कंट्रीज़ के इश्यूज वगैरह सबको पता करने के लिए हमने छोटी छोटी कमिटीज़ बना दी, ओके। फिर उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन, तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है इनको ही मतलब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज दी लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दी मेकिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज, देखो वो सबके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर थे उस कमिटी के, ठीक है।
एंड दैट इज़ द ड्राफ्टिंग कमेटी ने बोला ना, मेन यही कमेटी है जो सब डिज़ाइन वगैरह कर रही थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी यही हो गई, और उस सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी के ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, ठीक है। बेस्ड ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज कॉल्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो, चीफ आर्किटेक्ट, ये भी याद कर लो, हु इज कॉल्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी वर एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लरी कृष्णा स्वामी अय्यर, ए एम मुंशी, भाई बहुत खतरनाक नाम है कर्नाटका वालों के, एंड सम अदर एमिनेंट स्टेट्समैन, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अब बेसिकली जो पूरा फ्रेमिंग का काम था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन कर रहा था? तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन 11 दिसंबर 1946, हेल्ड 145 मीटिंग्स, काफ़ी सारी मीटिंग्स उन्होंने हेल्ड किए थे अपने, और फिर फ्रेम्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। मतलब ये सारी बेसिकली अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की बातें कर रहे हैं, कि मतलब बिफोर लाइक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, किसने क्या बनाया, अभी वही सारी बातें चल रही है यहाँ पे। During these discussions, various laws enacted by the British government in 1909, 1909, and 1935, the British parliamentary system, the American Bill of Rights, the social directive policies of Ireland were studied, and some elements of those were incorporated. तो ये सारे जितने भी थे बेसिकली, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इन सारी चीज़ों के से जो बेस्ट बेस्ट पार्ट था वो सारी इन सब के उससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, आयरलैंड के उससे, ये वो सारी चीज़ों से हमने छोटे छोटे पार्ट्स निकाले, और फिर उनको बना के हम लोगों ने फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और अप्रूव हुआ वो 1949 में 26 नवंबर को, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो अप्रूव हमने पहले से ही कर दिया था, पर उसको प्रॉपर अप्रूव करके, प्लान करके, इम्प्लीमेंट मेन करने में, उसको पूरा फोर्स में लाने में, पूरा एग्जीक्यूट करने में हमने 26 जनवरी 1950 को ला दिया था। दिस डेट 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। हमने हमारा इंडिया का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये वो सब था, वही आया था 26 जनवरी 1950 को, तो इसलिए हम उस दिन को रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। Do you know this? The Lahore session of Indian National Congress held in 1929 passed the पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन, मतलब जो भी था, मतलब आप समझे ना, लाहौर में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, हेल्ड इन, मतलब लाहौर में जो भी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी सेशन हुआ था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन करके, तो उस रेजोल्यूशन का बेसिकली क्या मकसद मकसद था कि इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन दी 26 जनवरी 1930। इन द मेमोरी ऑफ दिस हिस्टोरिक इवेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1930 को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था रेजोल्यूशन का, इंडिपेंडेंस डे का, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे बनाया, ठीक है। तो ये पैसेज में ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, पर ये पूछ सकते हैं कि 26 जनवरी को क्यों ही डेट सिलेक्ट करी 1950 को हमने रिपब्लिक डे के लिए, तो वो इसकी वजह से थी कि ये 1930 को यहाँ पे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव फ्रॉम कर्नाटका, भाई कर्नाटका वालों की क्या खतरनाक नाम रहता है। वर्क एज एडवाइजर टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट, द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट दी हैगवे, नेदरलैंड्स। सो या बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि, या बेसिकली अभी इसमें मैं समझाऊँ क्या, ये वो एक इंसान थे फ्रॉम कर्नाटका, और काफ़ी खतरनाक नाम था उनका, तो वही उन्होंने सब किया भाई जो भी था। Constitution Day, the Indian Constitution was adopted on 26th November. This day is celebrated. This day is celebrated as Constitutional Day since 2015. Preamble of the Constitution. Right? एक second ना बस। सो या मैं, हाँ, तो हम कहाँ पे थे? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट हुआ था, क्या हुआ था, मतलब किसने इम्प्लीमेंट किया था, कैसे वो फोर्स में आया। अब हम एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। सो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, देखो जो प्रीएम्बल होता है ना, उसका लेजिट मीनिंग होता है प्रीएम्बल का कि लाइक किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन, या फिर कोई चीज़ का मेन गोल, कोई चीज़ क्या बताना चाह रहा है वो होता है। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि हम मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइंग टू से, या फिर उसके मेन गोल्स एंड ऑल क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कंबाइंड इट इन इटसेल्फ द बेस्ट फीचर्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है कि बाकी भी के भी दुनिया के पार्ट्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब है, उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बेस्ट बेस्ट पार्ट था उन सब का, वो सारे उठा के हमने मर्ज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। तो मतलब उसमें जो भी बाकी सबके बेस्ट फीचर्स थे, बाकी सब दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सब का मर्ज करके हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एंड हैज़ इट्स ओन प्रीएम्बल, और उसके अपने इंडियन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अलग मतलब फ़ायदे एंड सब है। एंड आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लाइक फम्बलिंग कर रहा हूँ, लाइक मतलब थोड़ा सा अटक रहा हूँ बीच में से। वो एक्चुअली मेरा ऐसे मेरी ऐसे आदत नहीं है ना बीच लाइक ऐसे रिकॉर्ड करने की, तो थोड़ा बहुत सा बीच में लाइक हिचकिचा रहा हूँ, तो उसे इग्नोर करना, ओके। एंड या सो हम यहाँ पे थे, एंड हैज़ इट्स ओन प्रीएम्बल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अपने खुद के अपने लाइक फ़ायदे अपने वो है क्या बोलते हैं, गोल है, अपना इंट्रोडक्शन है, ठीक है। द प्रीएम्बल कंटेन्स द फंडामेंटल पॉलिसीज एंड द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज है, जो आइडियल्स है, जो भी आइडियाज़ हम ला रहे, जो आइडियल्स हैं, लाइक जो परफेक्शन है, जो भी हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब बताता है। इट इज़ द सम ऑफ स्ट्रक्चर, वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी गोल्स है, जो हम करना चाहते हैं, प्रिंसिपल्स है, लाइक जो उसूल है, जो वैल्यूज़ है, स्ट्रक्चर है, सब ये बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। इट इज़ बेस्ड ऑन दी एस्पिरेशन एंड दी आइडियल्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, फॉर दी बोलते हैं ना, फॉर द betterment of people of India, this constitution has been made. The preamble is a part of the objective resolution put forward by Jawaharlal Nehru on December 13, 1946। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर से ही पुट फॉरवर्ड किया गया है जवाहरलाल नेहरू के थ्रू 1946 में। तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सजेशन दी थी, एंड अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। ओके। अब यहाँ पे तो हमारा आ ही गया अपना। तो ये तो अब आप सब नहीं भाई बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब इसका यहाँ पे मीनिंग जो है अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल मतलब मैंने अभी आपको बताया, प्रीएम्बल का मतलब कि जो मेन गोल्स हैं वो सब बताना, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो बेसिकली ये लाइन जो कहना चाह रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने पूरी तरीके से डिसाइड किया है टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू, अब हम इंडिया को क्या बनाना चाह रहे हैं। ये है बेसिकली 5 वर्ड्स, ठीक है। दीज 5 वर्ड्स आर व्हाट वी वांना मेक इंडिया। तो हम क्या बनाना चाह रहे हैं, तो सॉवरेन। सॉवरेन बेसिकली सॉवरेन इट मीन्स कि जैसे आप समझो किसी चीज़ को बोलते हैं ना फ्री या फिर इंडिपेंडेंस देना, लाइक सॉवरेन इज बेसिकली फ्री, और कि सब अपनी तरफ से सब बोल पाए, इंडिपेंडेंट और फ्री लोगों को कर पाए, वैसा। सोशलिस्ट इज बेसिकली कि जो भी लाइक जो पुअर है या फिर जो नीडी लोग हैं या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको उनके थ्रू हेल्प करना। और बेसिकली सोशलिज्म का काम है सोशलिस्ट की, जो भी आप मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाओ, उनको रीच आउट कर पाओ, ये वो सब। सेक्युलर तो ऑब्वियसली मतलब कि सारे जो भी रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन हैं इंडिया के, वो सारे पीसफुली रह पाए। और डेमोक्रेटिक मतलब कि सबको अपना हक हो, सब सब हर एक सिटीज़न के पास अपना राइट हो इंडिया के बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को चूज़ करने का, फिर प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करने का, जो भी रूलिंग पार्टी होगी इंडिया को, वो सारे लोग ही डिसाइड करें इंडिया के। और रिपब्लिक मतलब कोई भी ऐसा बोलते हैं ना किंग या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन ना रूल करे, और बल्कि पूरी गवर्नमेंट एक प्रॉपर सिस्टम के साथ रूल करे, दिस इज रिपब्लिक। तो दीज 5 वर्ड्स आर बेसिकली ट्राइंग टू से कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री रहे, सब पीसफुली रहे, डेमोक्रेटिक रहे, लोग चूज़ करे गवर्नमेंट को। रिपब्लिक रहे, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक इंसान किंग जैसा कोई ना रूल करे, प्रॉपर एक गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू रूल हो। सोशलिस्ट इन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाए, हेल्प कर पाए, सोवरेन सबको अपना फुल इंडिपेंडेंस दे, ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स। जस्टिस डे, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेज में जस्टिस डे। लिबर्टी मतलब किसी को लिबरल बनाना, किसी को उसकी खुद की आवाज़ देना, इंडिपेंडेंस, या फिर कह सकते हैं कि अपने तरफ से बोले। और लिबरेसी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि आपको किसी के भी आपके ऊपर किसी का भी दबाव ना हो किसी को प्रैक्टिस करने का, आप जो चीज़ चाहे जिसे वर्शिप करना चाहे आप कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन, आप अपना जो भी एक्सप्रेशन चाहे, जो मतलब जो भी थॉट्स हो, या आपको अपनी थॉट्स फॉर्म करने का, या फिर आप किसको वर्शिप करना चाहते हैं, या आप अपनी कौन सी थॉट्स फॉर्म करना चाहते हैं, इस पर किसी का भी दबाव ना हो, आपकी फ्री विल हो, यही कहना चाहता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी आपको समझो, मतलब किसी भी चीज़ की वो ना हो, लाइक जैसे पहले इंडिया में कितना सब रहता था ना कि इन लोग को ऊपर रखा जाता है, इन लोग को नीचे रखा जाता है, तो वैसे ही कोई भी इनइक्वालिटी ना हो। भले ही आप कोई भी जेंडर के हो, आप कोई भी रिलीजन के हो, आप कोई भी कास्ट के हो, आप कोई से भी कलर के हो, आप कोई भी रेस के हो, आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब बेसिकली बोलते हैं ना
क्या बोल सकते हैं, भाईचारा काइंड ऑफ थिंग, कि सब में ऐसे ब्रदरहुड रहे, सब अच्छे से खुश रहे। अशोरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल की अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत, अपनी पहचान रहे। और यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी भी, बेसिकली इंटीग्रिटी मतलब भी वही होता है कि बोलते हैं ना, साथ साथ रहे, यूनिटी रहे ऑफ द नेशन। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1942, do hereby adopt, enact, and give to ourselves the Constitution. So yeah, basically 26th of November 1949 को हमने अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, एंड अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। हाइलाइट्स ऑफ द प्रीएम्बल। अब जो भी हमने प्रीएम्बल डिस्कस किया है अभी की, मतलब ये मेन गोल्स है, ये वो है, अब उनका हाइलाइट्स हम बताएंगे। मतलब बेसिकली जो ऊपर जो भी लिखा था, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो अब ऐसी एक एक लाइन का यहाँ पे नीचे इन्होंने डिस्क्राइब किया, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। द प्रिंसिपल्स अबव मेंशन्ड रिफ्लेक्ट द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी इन्होंने ऊपर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो सब की एक एक लाइन की काफ़ी लाइक डीप मीनिंग्स है। द preamble which starts with we the people of India is very significant. Significant means बोलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द preamble, देखो आप वर्ड बाय वर्ड, आप मतलब देखो आप जैसे ये सारे वर्ड्स हैं, आप इनका मीनिंग्स वेव करोगे ना, और आपको मतलब जब आपको मीनिंग्स पता रहेंगी ये सारे वर्ड्स की, तो आपको फिर बोलते हैं ना, ये आप अपने आप से एक बार रीड करोगे, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो प्रीएम्बल मतलब जो मेन मोटिव है, गोल है, द प्रीएम्बल विच स्टार्ट्स विद द वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया बोल के हमने मेन गोल से स्टार्ट किया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया बोल के स्टार्ट किया, ताकि कोई भी ऐसे भेदभाव ना महसूस करे, और सब एक सब यूनिटी महसूस करे। दिस इंडिकेट्स दैट दो दी मेंबर्स, ये इंडिकेट करता है कि मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस ड्राफ्टिंग अथॉरिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो जब हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया बोल के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो हमने ये जताने की कोशिश करी कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन हायर अथॉरिटीज़ ने बनाया है, जो भी वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, पर वो सारे जो भी इन्होंने जो भी रूल्स बनाए हैं, वो सारे है इन सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, वो है हमारी बेटरमेंट के लिए, ठीक है। 2 सेकंड ना बस। तो हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हम तो सॉवरेनिटी पे, राइट। तो सॉवरेनिटी मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया है कि मैंने ऊपर आपको समझाया था कि सॉवरेनिटी बेसिकली की बेसिकली मीन्स कि जैसे इंडिया एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री रहे, वो अपनी खुद की विल पे काम कर सके, कोई भी दूसरी कंट्री उस पर अपना रूल ना दे सके। दिस इज बेसिकली व्हाट सॉवरेनिटी मीन्स, कि इंडिया अपने अपने खुद के विल पे काम करे। इट इज़ द लाइफ ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया बीइंग द सोवरेन पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, and that it is not the subject to the control of any other state or external power, कोई भी दूसरा state external power इंडिया को कंट्रोल ना करे। this upholds the sovereign power of our nation। सोशलिज्म, सोशलिज्म बेसिकली वही कि आप जो सोशलिस्ट काम करते हो, मतलब कि जैसे समझो जो भी मतलब सबके वेलफेयर में इंडिया में काम हो, और जो भी पुअर और वीकर सेक्शन है, और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उन सबको भी अच्छे से लाइक उनका फेवर मिले, और उन सब के लिए भी अच्छे से काम हो, बेसिकली सबको साथ रख के काम किया जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म विच इज़ द पार्ट ऑफ द विश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में भी इंक्लूड किया है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मेक इंडिया अ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। तो जो मेन जो गोल है वो हमारा यही है कि डेमोक्रेटिक और एक सोशलिस्ट कंट्री रहे। इट शोज दैट दी सोशलिज्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम लाएंगे जब जब इंडिया का खुद का लाइक विल होगा, मतलब खुद का जब लोग लोग ही इंडिया कौन रूल करेगा। डेमोक्रेसी बेसिकली मीन्स कि इंडिया को कौन रूल करेगा, वो इंडिया के खुद के लोग अपने फ्री विल से चूज करेंगे। कोई भी ऐसा किंग या फिर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं रूल करेगा, पूरा गवर्नमेंट रूल करेगी सिस्टम से, जो कि खुद इंडिया के लोग ही जिसे इलेक्ट करेंगे। तो वही तो, अब जब सब इंडिया के लोग इलेक्ट करेंगे, तो वो काम भी तो वो लोग काम भी उनके लिए ही करेंगे। अब हालांकि ऐसा होता तो है नहीं, मतलब आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ ही लोगों के फेवर में होते हैं, वो तो बस अलग ही भाई लड़ाई झगड़े के कराने के उसमें रहते हैं। बट खैर ठीक है, अब यहाँ पे तो यही लिखा है। एनीवेज, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म इज, हाँ तुमने, हम यहाँ पे थे ना, हाँ तो बेसिकली मैंने ऊपर समझा दिया। सेक्युलरिज्म इज द असर्शन दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। सेक्युलरिज्म बेसिकली वही मतलब होता है कि सारे रिलीजन को हम इक्वली ट्रीट करें। इन द ओपिनियन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू दी वर्ल्डली लाइफ बट ऑल्सो टू दी स्पिरिचुअल लाइफ। वो मतलब स्पिरिचुअली एंड वर्ल्डली लाइफ हर तरीके के थ्रू सेक्युलरिज्म लाना चाहते थे। In general, secularism is to follow the policy of interfaith equality or equality among all religions। सारे
रिलीजन्स के ऊपर, कोई भी फेथ के लोग हो, सब लोग अच्छे से पीसफुली रहे। ये थी बेसिकली सेक्युलरिज्म की होप, ये यही थी। जबकि हाँ हाँ, क्या ही बोल सकते हैं भाई, आज के टाइम पे कहाँ ही इतना सेक्युलरिज्म होता है इंडिया पे, तो बस भाई आज के टाइम के गवर्नमेंट तो बस सही करते, पता नहीं। खैर छोड़ो, क्या ही बोलेंगे। डेमोक्रेटिक। सो या मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, डेमोक्रेटिक मीन्स कि जो भी इंडिया के लोग होए, जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके पास अपना फ्री विल होए, वो अपने खुद की मर्जी से चूज़ कर सके कि उन्हें किसको इंडिया को रूल करने देना है। मतलब फ्री विल टू वोट, मतलब जो अपना खुल के वोट कर सके बिना किसी प्रेशर में आए। यही है डेमोक्रेसी, और कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल रूल ना करे, पूरा प्रॉपर गवर्नमेंट के सिस्टम से हो। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉन रॉबर्ट सीली। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट वेयर एवरीवन हैज़ अ शेयर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का एक गवर्नमेंट के तरीके से आप समझ लो, जहाँ पे सबका अपना शेयर होता है, सब अपना वोट देंगे, सब अपने पार्ट ऑफ शेयर देंगे, और फिर उसी के बेसिस पे इंडिया एक्ट करेगा। इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री। सिटीजन्स आर गवर्नड बाई दी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई देम। तो सिटीजन्स आर गवर्नड मतलब सिटीजन्स के ऊपर जो भी गवर्नमेंट एक्ट करेगी, जो भी उन्हें कंट्रोल करेगी, वो वही रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिन्होंने सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने जिन्होंने जिसको सेलेक्ट किया है, वही उन्हें गवर्न भी करेंगे, उन्हीं के ऊपर राज करेंगे। बाय देम इन दी जनरल इलेक्शन में जिन्हें वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन्स आर दी लॉर्ड्स। हाँ, मतलब बोलने की होता है वैसे, दिस इज अ गवर्नमेंट, मतलब वही कि डेमोक्रेसी। अरे एक सेकेंड, सॉरी, हाँ वो बीच में काट गया था। The President of India is elected through an indirect sorry, यहाँ को करते हैं हम लोग। This is a government of democracy where citizens are the lord। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही गवर्नमेंट कोई भी बने, पर सिटीजन्स आर दी लॉर्ड, वही सिटीजन ही है जो गवर्नमेंट को चूज करेंगे। रिपब्लिक। हाँ, तो अब रिपब्लिक इज अ सिस्टम इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट रहे, कोई भी कोई दूसरा ऐसे सिंगल किंग या फिर कोई प्रिंस या फिर कोई ऐसा रूल ना करे, प्रॉपर एक उसके थ्रू रूल हो, एक रिपब्लिक कंट्री बन के रहे इंडिया। ठीक है। इंग्लैंड इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट नॉट रिपब्लिक। जैसे इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग लोग उसको ही चूज करते हैं, जो भी यहाँ का प्रेसिडेंट रहता है वहाँ के लोग ही चूज करते हैं। पर वहाँ पे जो है वो प्रॉपर लाइक इतना भी गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू नहीं होता, बस वो एक ही प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे, वो एक बंदा ही पूरी कंट्री चलाएगा। पर यहाँ पे पूरा लाइक सब चूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज द हेड ऑफ द इंग्लैंड द किंग क्वीन इज हेरिडेटरी। तो वहाँ के जो हेड ऑफ द इंग्लैंड है, उनकी जो वहाँ पे किंग क्वीन का सिस्टम आज भी चलता है, तो वही हेरिडेटरी है उनका। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू एन इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो भी रहेगा वो सब इंडिया के लोग ही चूज करेंगे। जस्टिस। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस इज बेसिकली जो भी इंसाफ है, लिबर्टी फ्री विल टू स्पीक, इक्वालिटीज़ की सबको अच्छे से सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए, फ्रेटर्निटीज ब्रदरहुड, सब में भाईचारा बन के रहे। दैट इज दे आर ट्राइंग टू से, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट। आर दी फोर पिलर्स ऑफ आर पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल सिस्टम। तो हमने जो भी अपना सिस्टम बनाए हैं, उनके ये चार सबसे रूट चीज़ें हैं, सबसे रूट्स हैं उनके, सबसे बेसिक पिलर्स हैं। द मेन एम ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन एम है वो है सोशल, यानी सोशल फॉर्म्स में, इकोनॉमिक फॉर्म्स में, पॉलिटिकल फॉर्म्स में हम जस्टिस दें टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जस्टिस इज टू टेक व्हाट ऑफिशियली वी नीड टू गेट। या तो बेसिकली कोर्ट का मतलब है कि जस्टिस इज टू टेक, जो हम जस्टिस लेंगे इज़ व्हाट वी ऑफिशियली नीड टू गेट। हमें ऑफिशियली पूरी मतलब जो गवर्नमेंट हमें जस्टिस देगी वही हमें, मतलब हम अपनी मर्जी से पूरा अपना जस्टिस लेंगे, मतलब हमारा हक है तो हम ऑफिशियली उस चीज़ को लेंगे। लिबर्टी इज बेसिकली फ्री विल टू स्पीक। So this establishes that there are no unreasonable restrictions on Indian citizens, कि कोई भी फालतू का रेस्ट्रिक्ट ना करें हमें कुछ बोलने से या हमारे फ्री थिंक करने से, in terms of what they think, their manners of expression and the way they wish to follow up religion or worship and their thoughts in action। ठीक है, कोई भी चीज़ से हमें रुकावट ना हो, हमारी जो मर्जी हमें वो करने मिले, विच इज़ अ टेस्टिमनी टू द ग्रेटनेस ऑफ द डेमोक्रेसी। क्योंकि हम हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम हमारे उसमें एक लाइक हम ही चूज़ करते हैं गवर्नमेंट को, एक प्रॉपर गवर्नमेंट रूल करती है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाउएवर लिबर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड वी कैन नॉट इवन इमेजिन द डेमोक्रेसी विदाउट दिस लिबर्टी। ऑब्वियसली लिबर्टी जब तक की नहीं होगी तो हम कैसे ही कुछ कर सकते हैं ना, जब लोगों के पास फ्री विल नहीं होगा बोलने का, तो किस बात की डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़रूरी लिबर्टी होती है। ओके। इक्वालिटी। इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्रीडम। ठीक है, इक्वालिटी तो ऑब्वियसली भाई सब में होना ही चाहिए। देर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो एक कॉइन के हमेशा दो साइड्स होते हैं। फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी हैज़ नो मीनिंग।
ठीक है। तो बेसिकली फ्रीडम और इक्वालिटी हमेशा एक साथ ही रहना चाहिए। अब अगर किसी को इक्वालिटी नहीं मिल रही है तो किस बात की फ्रीडम? इक्वालिटी मीन्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, भले ही वो रिलीजन का बेसिस हो, कास्ट का बेसिस हो, सेक्स मतलब जेंडर का बेसिस हो, या फिर कलर का हो, या लाइक कलर और रेस के बेसिस में जो होते हैं, एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंसी, कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया में रहे, किसी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द मेन एस्पिरेशन, जबकि आजकल तो कितना ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, पर चलो ठीक है, द मेन एस्पिरेशन इज इक्वल, मतलब क्या ही कर सकते हैं, अब जो भी होता है। खैर, द मेन एस्पिरेशन इज इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी अवेलेबल टू ऑल। फ्रेटर्निटी मतलब भाई भाईचारे, ब्रदरहुड से सब रहे। फ्रेटर्निटी इज एसेंशियल फॉर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ऑब्वियसली कि भाई एक इंडिविजुअल की जो भी डिग्निटी है, उसकी इज्जत है, वो मेंटेन रहे। जब यूनिटी से रहेंगे, यूनिटी से और अच्छे से इंटीग्रिटी से सब रहेंगे, तभी तो रहेगा। इंटीग्रिटी मतलब कि सब यूनिटी और अच्छे से सब सब मिल मिल के रहे, जैसे दैट इज मतलब सब अच्छे से मिलजुल कर रहे, दैट इज व्हाट इंटीग्रिटी इज। फ्रेटर्निटी इज लिविंग और डेवलपिंग एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, is is living or developing any type of discriminations of high, low, poor, rich and white, black। भले ही कोई कितना भी हाई या लोअर जगह से हो, या पुअर हो, या रिच हो, या वाइट हो, या ब्लैक हो, कोई भी तरीके का हो, पर सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है। दैट इज व्हाट फ्रेटर्निटी इज। फ्रेटर्निटी इज फीलिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ऑल। Since respect and dignity is essential to everyone, we should not discriminate, obviously। Unity and integrity. There is a need to bring unity among different caste and religion people. We have single citizenship to foster unity among all states। तो हम बेसिकली सबको एक सिंगल सिटीजनशिप देंगे। लाइक ऐसा नहीं होगा कि इस रिलीजन का जो कोई ऐसी सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की, ऐसे ये ऐसा है तो ऐसा। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी जेंडर का हो, सबको सेम सिटीजनशिप ही मिलती है। सिमिलरली, ये दिखाने के लिए कि सब इक्वल है, सब यूनिटी में। सिमिलरली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाइक रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और वैसे ही हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनाए हैं कि मतलब ये बेसिकली ये ड्यूटीज़ हैं कि जो सबको फॉलो करना चाहिए इंडिया के अंदर। डेट इज़ जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसे रिस्पेक्ट करना, और नेशनल फ्लैग को भी रिस्पेक्ट करना है, बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डेवलप द मोरल इन द नेशन, ताकि नेशन में एक अच्छा वो रहे कि लाइक एक बोलते हैं ना, एक वो बन के रहे कि लाइक एक रूल बन के रहे। ऑल दीज इंक्रीज एंड दिस स्पिरिट ऑफ यूनिटी। So basically, yeah, all these increase in this spirit of unity and unity among all the citizens of India। ठीक है, तो ये जो भी यूनिटी है हम सब सारे सिटीजन्स के बीच में रख सके। दे रिमाइंड अस दैट पीपल आल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन नेशन बिल्डिंग। या सो हाँ, तो हम किधर पे थे? ऑल दीज इंक्रीज दी, वहाँ तो सब एक साथ मिलजुल कर रहे थे। रिमाइंडर्स दैट पीपल ऑफ दैट पीपल ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन नेशन बिल्डिंग। तो जो भी मतलब सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं, और बाकी जो भी सब इंडिविजुअल पे, जो भी इंडिया में रहते हैं, सब पे नेशन बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टोटली द प्रीएम्बल इज लाइक मिरर टू द प्रपोजल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो भी है, हमने जो भी ऊपर पढ़ा, जो भी मेन गोल्स है, वो वही मेन कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाते हैं। This has become the system, principle, ideals and values of the Indian political system। यही मेन प्रिंसिपल्स है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के। वी एज सिटीजन हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट एंड रियलाइज द प्रिंसिपल्स। हम एज ए सिटीजन हमको इम्प्लीमेंट और रियलाइज करना चाहिए सारे प्रिंसिपल्स एंड स्टेटेड गोल्स मेंशन्ड इन द प्रपोजल अलॉन्ग विद द रूलर्स। Salient features of our constitution। सो बेसिकली अब हम इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज इन रिटन फॉर्म। हमने ऑब्वियसली इसे रिटन फॉर्म में रखा है। द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हैव बीन डिलीनिएटेड मतलब बेसिकली किस तरीके से इसे ड्रॉ किया गया है, या फिर किस तरीके से इसे दर्शाया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं स्टेट पॉलिसी की, या फिर जो भी उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, आर ऑल इन द रिटन फॉर्म। सबको हमने ये सारी चीज़ों को रिटन फॉर्म में रखा है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स। Later with many amendments and it has become a lengthy constitution with 25 parts, 12 schedules and approximately 470 articles। बेसिकली ये सारी चीज़ें ही हैं जो रूल्स एंड ऑर्डर इंडिया को जो चलाती हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी इजीली अमेंड इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल और सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो
काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं किए कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ईजी और सिंपल रूल्स ही रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डेट हैव स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट आर कॉल्ड रिजिड और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर टू रिजिड और टू फ्लेक्सिबल, मतलब इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, मतलब रिजिड बेसिकली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कि जो एकदम ही ज़्यादा जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए और ज़्यादा कुछ हार्ड एंड टफ रूल्स ना हो। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा टफ है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करके है, उसे हम बोलते हैं कि रिजिड होता है वो। और फ्लेक्सिबल तो मतलब ऑब्वियसली ईजी एंड फ्लेक्सिबल। हाँ, तो बेसिकली हम कहाँ पे थे? हाँ, तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन पे, राइट। तो फ्लेक्सिबल तो वही अपना ईजी और वो मीनिंग होता है। तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं रखा है कि एकदम ही हल्का सा सॉफ्टी सा कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया, ना ही तो एकदम ज़्यादा रिजिड रखा है कि बहुत ज़्यादा टफ और हार्ड रखा है। पर बेसिकली हमने एक मॉडरेट, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है कि लाइक प्रॉपर पार्लियामेंट के साथ, सिस्टम के साथ गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। द सोवरेन पावर ऑफ द नेशन इज वेस्टेड इन द इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो सोवरेन मतलब मैंने आपको बताया था ना, सोवरेन मतलब कि एकदम इंडिपेंडेंट कंट्री हो, बिना कोई किसी और के रूल किए हुए अपने खुद के गवर्नमेंट से चलाने वाली। फॉर्म ऑफ द नेशन इज वेस्टेड इन द इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो भी हम पार्लियामेंट को इलेक्ट करेंगे उसके फॉर्म में होना चाहिए। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल एंड स्टेट्स लेवल। The cabinet shall be in power as long as it enjoys the confidence of the legislature. As soon as it loses the confidence of the legislature, it has to resign, obviously. Republican system. The constitution has declared India as a republic. Therefore, no one can come to power through hereditary principle. तो हमने जो है तो प्रॉपर एक रिपब्लिक कंट्री बनाई है। कोई भी लाइक जैसे बहुत सारी कंट्रीज में होता है कि वहाँ पे किंग या फिर क्वीन रूल करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर एक गवर्नमेंट रूल करती है और कोई भी ऐसे अपनी हेरिडेटरी पावर्स यूज करके कोई भी लाइक ऐसे किंग या क्वीन नहीं बन सकते। यहाँ पे गवर्नमेंट ही रहेगी। दी वर्ड रिपब्लिक इंडिकेट्स दैट इंडिया वाज नॉट रूल्ड बाय एनी हेरिडेटरी किंगडम और क्वीन। ठीक है, तो वही मैंने भी आपको जो ऊपर समझाया कि रिपब्लिक का वही मतलब होगा कि कोई भी क्वीन या किंग कोई भी रूल नहीं करेगा, यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट से काम होगा। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज इलेक्टेड। फेडरल सिस्टम, basically, so yeah, federal system. Our constitution provides for a federal system of government because our country consists of different languages, caste, race, and geographical regions. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर एक फेडरल सिस्टम के साथ काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये सारी तो बेसिकली वही बता रहे हैं कि लाइक कैसे क्या अंदर काम होता है। द सेंट्रल लिस्ट हैज 100 सब्जेक्ट्स, द स्टेट लिस्ट हैज 61 सब्जेक्ट्स एंड द कॉन्करेंट लिस्ट हैज 52 सब्जेक्ट मतलब जो भी सब्जेक्ट्स के थ्रू जो भी रूल्स इंप्लीमेंट होंगे एंड वो सब। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी पावर्स टू सॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स राइजिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फिर फंडामेंटल राइट्स, The rights that the constitution has given to the people are called fundamental rights। जो भी citizens of India को rights मिले हैं, no law of any government, central or state or any organization can deny these rights। कोई भी इस rights को deny नहीं कर सकता। If the fundamental rights are taken or are taken away or endangered, the citizens can directly appeal to the High Court or the Supreme Court। These rights are listed in the third part of the constitution। Six fundamental rights are the right to तो जो भी हमने rights रखे हैं people of India के लिए, वो 6 फंडामेंटल राइट्स है। डेट इज राइट टू लिबर्टी की सब सबके पास अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे और वो सब। फिर अपना राइट टू इक्वालिटी, सब लोग इक्वली ट्रीट हुए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि किसी का गलत तरीके से फ़ायदा उठाना, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की किसी का भी ऐसे फ़ायदा ना उठाया जाए। फिर राइट टू रिलीजन, जो रिलीजन जिसकी मर्जी वो फॉलो कर सके। राइट टू एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए और कल्चर जो भी कल्चर फॉलो करना चाहते हैं वो। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रूल्स एंड लॉज हैं वो सब फॉलो करें। दी सुप्रीम कोर्ट हैज़ दी पावर टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। सुप्रीम कोर्ट है जो इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है और किसी के भी खिलाफ ऐसे इनजस्टिस नहीं होने देती। एंड दी सुप्रीम कोर्ट इज रिफर टू एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, हम आते हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन।
तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है और जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉइन के दो मतलब दो साइड्स हैं। लाइक जैसे कि राइट्स थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन डिलीनिएटेड मतलब कैसे उन्हें ड्रॉ किया जाता है प्रोजेक्ट किया जाता है इन पार्ट 4 अंडर आर्टिकल 51A through this 86th amendment act of constitution 2002 it has been made a duty of parents to provide an opportunity for education to the children for the age between 6 to 14 years. This is the 11th fundamental duty mentioned in the part 4A constitution. ये सारे basically duties और rights होते हैं जो भी citizens of India को करना चाहिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या क्या प्रिंसिपल्स और जो भी जो मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है जो भी स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स है उन्हें पॉलिसी को मेंटेन करके रखना चाहिए. Directive principles of state policy have been incorporated in the fourth part of the constitution. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लाइक पार्ट्स में बनाए गए थे मैंने आपको ऊपर बताया ना तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमने ये सारे प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया. दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम दी आयरलैंड कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन. आयरलैंड जो कंट्री है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमने अडॉप्ट किया है. दे आर दी बेसिस फॉर दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. दे आर दी बेसिक प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनकी लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए. येट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड. when the government frames new laws it should pay attention to these principles. जो अगर कोई नया लॉ फॉर्म किया तो उन पे ये जो भी क्या बोलते हैं अपने लॉज है वो सब उन पे वो होने चाहिए. इंडिपेंडेंट एंड सेंट्रलाइज जुडिशियल सिस्टम. जो भी हमारा जुडिशियरी है जो भी हमारी सिस्टम है गवर्नमेंट का वो एक इंडिपेंडेंट और सेंट्रलाइज होना चाहिए. किसी के भी मतलब किसी के भी फेवर में नहीं होना चाहिए. किसी के एक्सटर्नल पावर के थ्रू रूल नहीं करना चाहिए. उसका अपना एक इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए. आर जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट एंड सेंट्रलाइज. द कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू गिव बोल्ड जजमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल. ठीक है. नीदर द लेजिस्लेचर नॉट द एग्जीक्यूटिव हैज एनी राइट टू इंटरफियर विद द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी अपनी पूरी एक इंडिपेंडेंट है उस पर कोई रूल नहीं कर सकता. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड एंड ऑल हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शंस अंडर इट. ओके. Single citizenship. The constitution makes provision for a single citizenship in order to curb narrow-minded religionalism and promote nationalism. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे मैंने आपको पहले बताया था सबको एक सिंगल सिटीजनशिप देता है ताकि कोई भी किसी भी टाइप का भेदभाव ना कर सके. सबको कोई भी कास्ट का हो रिलीजन का हो जेंडर का कुछ भी हो सबको एक सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी. दी सिटीजन्स ऑफ दी कंट्री मतलब everyone will get single citizenship regardless of anything what they belong to. The citizens of the country has the national citizenship, not the single citizenship. Our parliament possess the power. सॉरी मुझे थोड़ा सा मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो बस थोड़ी सी वो खांसी आ रही थी. इग्नोर करो उसको. मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी. एनीवेज the citizens of the country has the national citizenship not the state citizenship. सबके पास एक नेशनल सिटीजनशिप होती है. किसी को स्टेट की सिटीजनशिप भी नहीं मिलती है ताकि किसी भी तरीके का भेदभाव या फिर कुछ हो सके. आवर पार्लियामेंट पोजेस द पावर टू फ्रेम रूल्स इन दिस मैटर. ओके. Universal adult franchisee. The constitution provides for adult franchisee. All the citizens above 18 years of age may exercise their right to vote. जो भी 18 years के ऊपर के होते हैं उन्हें प्रॉपर 18 उन्हें प्रॉपर राइट टू वोट होना चाहिए और सब होना चाहिए. इट सिंबलाइजेज दी सोवरेनिटी एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पीपल ताकि सारे एडल्ट्स को अपना राइट टू वोट हो और सब रहे. बाई कैमरल लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेशन. तो जो बेसिकली जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है इस कॉल्ड दी पार्लियामेंट. उसे ही हम अब पार्लियामेंट कहते हैं. दी पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा. तो राज्यसभा जो है वो ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड करती है. पार्टी सिस्टम. दी पॉलिटिकल पार्टीज जस्ट अ सेकेंड. हाँ. दी पॉलिटिकल पार्टीज आर दी पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. ठीक है. तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही पिलर्स है डेमोक्रेसी की क्योंकि ऑब्वियसली वही रूल करेंगे वही देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी और सब होल्ड करी है कि नहीं. देयर इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया. यहाँ पे इंडिया में ऐसे मल्टी पार्टी सिस्टम भी बनाया ताकि अलग अलग पार्टीज एक साथ आगे वर्क कर सके. द पार्टी विच विन्स इन द मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन द जनरल इलेक्शंस बिकम्स द रूलिंग पार्टी. जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही रूलिंग पार्टी बनेगी. वेयर एज द रेस्ट विल बी द अपोजिशन पार्टीज. फंडामेंटल राइट्स.
Fundamental rights provide the social and political atmosphere necessary for the development of the personality of the citizens. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स सबको मिलेंगे ताकि सब अच्छे से अपना जो भी राइट्स है वो सारे प्रैक्टिस कर सके. दे आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू लीड अ सिविलाइज लाइफ इन सोसाइटी. ऑब्वियसली जो फंडामेंटल राइट्स है वो मिलना चाहिए सबको ताकि एक सब अच्छे एक सिविलाइज्ड वे में जी सके. दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेसी है उसकी सक्सेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, मतलब इंपॉर्टेंट है. There were seven fundamental rights mentioned in the third part of our constitution. However, after the 44th Amendment Act in 1978, the right to property has been abolished. There are six fundamental rights at present. ठीक है, तब क्या है वो राइट्स? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हमने जैसे ऊपर पढ़ाई था सब. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सब नीचे. Do you know in 1895 the Indian National Congress sorry the India in सॉरी मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ बीच बीच में से, मतलब थोड़ी सी ज़बान से हो रही है तो उसको इग्नोर कर देना. इन 1895 the Indian National Congress urged the implementation of the rights of citizens. In 1895 Bal Gangadhar Tilak had demanded rights for people in his Swaraj Bill. बेसिकली ये सब बता रहे कि ये सब टाइम पे इन सब लोगों ने जो जो भी बिल्स एंड सिटीजनशिप्स पास किए थे वही सब है. In 1925, Dr. Annie Besant declared in Commonwealth of Indian Bill that individual freedom, freedom of conscience, freedom of speech, and equality before law was very important. The Cabinet Mission of 1946 supported the fundamental rights and present right to property is a civil right under Article 300A. Right to equality. This right is very essential for the success of the democracy. Under this, all citizens are equal socially and so yeah, this right is very essential for the success of democracy. Under this, all citizens are equal socially and economically before the law. All are equal before the law and nobody is above the law. All should get equal protection from the law and none should be discriminated against on the basis of their caste, religion, gender or place of birth. No citizen should be subjected to any restriction with the above shops and hotels and etc. Untouchability. हाँ, so basically वही ये पूरे पैराग्राफ में बताया है कि जो ऊपर सब समझाया था कि सबके पास इक्वालिटी होना चाहिए, उसे इक्वालिटी का राइट होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. राइट टू फ्रीडम, भाई इसमें भी यही बताएंगे कि सबके पास इक्वल फ्रीडम होना चाहिए. इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स. अंडर द राइट वन who express his own opinion to conduct meetings without arms, to establish organization, to live anywhere in India and to follow any profession. ये आप रीड करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. ओके. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की मतलब किसी का गलत फ़ायदा ना उठाए उसके अगेंस्ट राइट होना चाहिए. और सिटीजन्स आर अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. किसी भी तरीके से किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते. The aim of this right is to prevent exploitation of women. किसी भी वुमेन का या किसी भी बच्चे का या किसी भी पुअर या फिर वीक सेक्शन का भी कोई भी गलत तरीके से फ़ायदा ना उठाए, इसके अगेंस्ट है राइट. ठीक है, मतलब किसी का भी कोई गलत तरीके से फ़ायदा ना उठाए उसके लिए राइट है. एम्प्लॉय मतलब हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब किसी भी बच्चे को जो भी 14 ईयर्स की एज के अंडर है उसका एम्प्लॉयमेंट करना, मतलब कि उसको ऐसे काम पे रखना या फिर ऐसा कुछ, या फिर ऑफ एज इन माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड अदर डेंजरस ऑक्यूपेशन इज पनिशेबल अंडर लॉ. किसी भी 14 साल के नीचे के बच्चे को ऐसे किसी भी माइनिंग या फिर इंडस्ट्रीज में जो भी डेंजरस ऑक्यूपेशन है वहाँ पे सब पे काम पे नहीं रख सकते. डू यू नो दिस कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड मैनी लॉज प्रोहिबिटिंग एक्सप्लॉइटेशन. ये सारे जो भी लॉज है, ये सारी लॉज है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल में लाए थे. ओके. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर वही यहाँ पे ये समझाएंगे कि सिंस इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री नो रिलीजन हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल रिलीजन. सब इक्वल रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है इंडिया में, ये वो सब ये सब यहाँ पे बताएंगे. फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कि सबको इक्वल राइट्स और सब मिलना चाहिए. ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव देयर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट देम. दिस राइट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मतलब जो ऐसे जो ऐसे लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब जो ऐसे लैंग्वेजेस स्पीक करता है जो इतनी फेमस ना हो या फिर काफ़ी पहले की पिछड़ी हुई लैंग्वेज हो. नो वन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन द गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन रन बाय माइनॉरिटीज. ऑल द रिलीजन्स all the religions and linguistic minorities have the right to establish their own educational institutions.
through the 86th Amendment Act of the Constitution in 2002, elementary education has been made a fundamental right or to education under Article 21A. Under this right, the state should provide free and compulsory education for all children aged between 6 to 14 years. The Indian government has brought into force the right to education. और हाँ वही सब यहाँ पे भी बता रहे हैं कि 86 अमेंडमेंट में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002 में लाए थे। उसमें वही सारे राइट्स लाए थे कि मतलब वही जो ऊपर मैंने समझा दिया आपको सब कि ये ऐसे राइट होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू दिस, राइट टू दैट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रन करेगा उसको जो भी राइट्स है। दी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट ओनली गिवन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो गारंटीड देम अंडर दी आर्टिकल 32, मतलब उनको गारंटी भी किया है कि उन्हें अच्छे से अप्लाई किया जाएगा। Dr. B. R. Ambedkar has called the right the heart and soul of the constitution. ठीक है, whenever the rights are violated either by a person or state government or the central government, the citizens may appeal directly to the Supreme Court for their protection via to High Court also. The Supreme Court is empowered of fundamental rights. ठीक है, this court can accept the following with petitions to the for the protection of the citizens right. ये सारे हम जो लॉज है वो सारे बेसिकली हैं कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी लाइक चीज़ें गलत जा रही हैं तो वो ये सारे टाइप के पिटिशन भी डाल सकता है। तो फर्स्ट इज हैबियस कॉर्पस, व्हेन अ पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड विदाउट अ रीज़न ही और एनीवन एल्स कैन फाइल दिस पिटिशन ऑन दिस बिहाफ। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान है जो बिना किसी रीज़न के अरेस्ट हो रहा है तो वो अपनी पटिशन डाल सकते हैं आस्किंग फॉर हिज रिलीज कि भाई बेफालतू में क्यों किसी को अरेस्ट किया है। द अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, द रेड पटिशन डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल केसेस। Mandamus, when an official refuses to exercise his power or discharge his duties, or when a subordinate court refuses to discharge its duty, the Supreme Court or the High Court can issue a direction to the concerned asking them to carry out the responsibilities. तो कोई भी अगर ऑफिशियल अपनी कुछ भेदभाव करता है या फिर कुछ भी ब्राइबरी करता है, कुछ भी रिश्वत खाता है या फिर कुछ भी अपनी मतलब अपने काम से रिफ्यूज़ करता है तो हम उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। प्रोहिबिशन, this is a prohibitory order issued in a written form by the Supreme Court, preventing a subordinate court from trying a case or issuing a judgment in cases beyond the limits of its authority. ठीक है, अपने जो भी कोर्ट को जितनी पावर दी हुई है उसी के ऊपर से एक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, certiorari, this is an order issued by the Supreme Court to the lower courts asking them to transfer their cases to the higher courts whenever they try the case beyond their limits of authority. तो ये बेसिकली एक रूल है जहाँ पर वो ऐसे अपने से जो छोटे कोर्ट्स हैं उन्हें पूछते हैं कि अपने हायर कोर्ट्स पे अपने वो पावर्स को वो कर दो, क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र कर दो, ताकि अगर उन छोटे कोर्ट्स के पावर जो जितना मतलब जितना उन्हें पावर दिया गया है हैंडल करने का उसके ऊपर जाए तो उन्हें जो वो केसेस को वो स्पेसिफिक केसेस को हायर कोर्ट्स को दे दिया जाए। दिस सुप्रीम कोर्ट हैज हैंडल्स द जजमेंट गिवन by those courts in such cases. Co-warrant. A co-warrant is issued by a Supreme Court in order to interrogate in court the person who has occupied a government post without possessing the required qualification for it. मतलब अगर कोई भी ऐसे उल्टे सीधे झोल करके या फिर कुछ भी इलीगल मीन्स के थ्रू आ जाए तो उसके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, वैसा बोल रहे हैं इसमें। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ठीक है, PIL कैन बी मतलब लिटिगेशंस मतलब कोई भी अगर इलीगल मीन्स के थ्रू कुछ हो तो हम उसके खिलाफ केस कर सकें। कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स डिनाइड टू सिटीजन्स एंड टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो PIL बेसिकली केसेस होते हैं जो हम फाइल कर सकते हैं अगर किसी के खिलाफ कोई भी इनजस्टिस या फिर कुछ भी गलत हो तो। Public interest litigations can be filed for the purpose of protecting legal rights, and rights are essential to protect life and to protect environment from being polluted. These public interest litigations can be filed by individuals and social institutions. ठीक है, कोई भी उन्हें फाइल कर सकता है, लाइक अगर किसी के खिलाफ कुछ भी तरीके की एनी लाइक कोई भी फॉर्म ऑफ इनजस्टिस किसी के खिलाफ हो तो हम इसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इसे फाइल कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी लाइक कोई भी कॉमन मैन इसे फाइल कर सकता है। ठीक है, कैन बी फाइल्ड इनटू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। In recent years, we see that courts on their own are filing such public interest litigations based on information published through media. कई बार तो पता है अगर कोई मतलब इंडिविजुअल जाके इतनी हिम्मत ना करे कोई भी केस फाइल करने का, बट अगर कोर्ट्स को खुद को भी ऐसा पता चल गया कोई भी मीडिया फिर किसी के थ्रू तो वो खुद से भी केसेस कई बार फाइल कर देते हैं आज के टाइम पे। फंडामेंटल ड्यूटीज,
ठीक है। तो अब एक इंसान की क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो सारी के बारे में हम बात करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर दी टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ हैव नो वैल्यू। ठीक है, राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों को साथ में लेके चलना है हमें। पार्ट 4 है, थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1946 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड लेटर इन दी 2002 थ्रू दी 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड। ठीक है, तो जो भी हमारा अमेंडमेंट एक्ट था उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऐड किया था। ठीक है, तो अब टू रिस्पेक्ट जी, तो अब जो भी हमने जो भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो क्या क्या थी, वो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पूरे हाँ, तो हम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली दोज ड्यूटीज़ आर टू रिस्पेक्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें, ये हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है इंडिया में। टू फॉलो दी नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड आर दैट आर इंस्पायर्ड फ्रॉम आर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम। तो हम हमारे जो भी क्या बोलते हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे, उनके सारे नोबल आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना। टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी को प्रोटेक्ट करना। टू डिफेंड दी मदरलैंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मदरलैंड को प्रोटेक्ट करना, इंडिया को मतलब प्रोटेक्ट करना, बेसिकली दैट टाइम टू से। टू प्रमोट दी स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, सब में भाईचारा बना के रखना है। टू प्रिजर्व आर हेरिटेज, हेरिटेज जो भी हेरिटेज है इंडिया के, जो भी साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब साफ सुथरा रखना अपने सराउंडिंग्स को। टू डेवलप दी साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिव टू अप वायलेंस। ठीक है, तो वायलेंस नहीं करना और पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें बचा के रखना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन दी ऑन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हमें जो भी अपने सारे हम इंडिविजुअल फेसेस से, हम एक एक इंसान से जो जितना भी एक्सेलेंस हो सके हमें उसकी तरफ रीच करना है। दी पेरेंट्स और दी गार्डियंस दैट शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years। तो जो भी बच्चे हैं उन्हें पेरेंट्स को आप वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, बढ़ावा इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके। ठीक है, तो ये जो 11 पॉइंट्स है वो अच्छे से याद कर लो, आ सकते हैं एग्जाम में। Unlike fundamental rights, there is no protection from a court or law with regard of duties. However, there will be punishment under law for those who violate their duties. तो ऐसा as such कोई प्रोटेक्शन नहीं है इन लॉस का, पर अगर कोई नहीं करेगा इन लॉस को या इन्हें इनके अगेंस्ट हो जाएगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। जो भी हमारे स्टेट्स के जो भी गवर्नमेंट्स वगैरह हैं उनको जो भी मेन मोटिव दिया गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। विद एन एम टू स्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। एक एम के साथ जो हमने वेलफेयर सोसाइटी के लिए रखा है, मतलब स्टेट के लिए, तो उसके लिए हमने मतलब एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रखे हैं, मतलब कि हमने एक मोटिव जो है हमारा कि एक वैल्यूज़, एक कोर वैल्यूज़ होना चाहिए, वो रखे हैं। दीज प्रिंसिपल्स सर्व एज गाइडलाइन ऑफ द स्टेट, मतलब इन प्रिंसिपल्स के ऊपर से ही मोटा मोटी सब गाइडलाइन रखेंगे। दी फार्मर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन वर इंस्पायर्ड बाई द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे इंस्पायर हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। टू इंक्लूड सच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के लिए हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ली थी। दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन द फॉर्म ऑफ directions of the central or state local government. Through these government intend through these the government intends to provide economic, social and political justice to its citizens. तो इसके थ्रू हम अपने गवर्नमेंट को मतलब इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए रीच कर सकते हैं। बट दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एथिक्स। हम जो मॉरल्स है, हमारे जो एथिक्स है, जो कोर वैल्यूज़ है, उसके उनके ऊपर ही ये प्रिंसिपल्स एक्ट करेंगे। सो इफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट डो नॉट इम्प्लीमेंट देम, अगर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो दे आर क्वेश्चनेबल फॉर दिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। उन्हें कोर्ट पर ले जाया जाएगा और उन्हें क्वेश्चन किया जाएगा कि ये क्यों नहीं अप्लाई करे, अगर कोई गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करती है तो। दिस प्रिंसिपल्स आर सोशलिस्ट एंड लिबरल। ये जो प्रिंसिपल्स जो हम अप्लाई करने की बात कर रहे हैं वो काफ़ी सोशलिस्ट और लिबरल है, सबके सबके लिए है। ठीक है, और एंड हैव बीन बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियल्स। ठीक है, या सो दीज प्रिंसिपल्स आर सोशलिस्ट एंड लिबरल एंड हैव बीन बेस्ड ऑन गांधीयन आइडल्स। तो गांधी जी और उनके जो आइडल्स थे उनके ऊपर से ये सब कुछ बेस्ड है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। अब जो हम प्रिंसिपल्स की बातें कर रहे थे वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल दी सिटीजन्स। तो हम एक अच्छी एक एडिक्वेट, एक अच्छे फॉर्म ऑफ एक अच्छी फॉर्म ऑफ लिवलीहुड दे सके सबको, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके सारे सिटीजन्स को। टू प्रिवेंट द कम्युनिटी वेल्थ एंड रिसोर्सेज फ्रॉम बीइंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्यू पीपल। ठीक है,
है। तो हम जो कम्युनिटी वेल्थ है जो भी लाइक जो सबके हित के लिए जो सबके लिए जारी की गई है उनको वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू स्नैच ना कर ली जाए, उससे हमें प्रोटेक्ट करना है। टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, तो जेंडर वाइज इक्वालिटी रखना है। और लेबर वेलफेयर के लिए भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि किसी मजदूर के साथ कोई भी गलत चीज़ ना हो, या फिर मैन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी रहे, दोनों को भी इक्वल पे मिले। टू प्रोवाइड पब्लिक अश्योरेंस sorry to provide public assistance to those who are old, sick and weak और helpless। ठीक है, तो जो भी ऐसे हैं जो लाइक बूढ़े हैं या फिर बीमार है या फिर वीक हैं, हेल्पलेस हैं, उन्हें हम पब्लिक असिस्टेंस दे सकें, उन्हें पब्लिकली हम मदद कर सकें, सोशली मदद कर सकें। टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बेसिकली वो भी ऐसे ही सारे उनके भी ऐसे ही सारे रूल्स होते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, जो हम जिस बारे में ऊपर बात कर रहे हैं, ये सब कोई बड़ी करना है वो सब। To provide the opportunities for the development of health and preschool education to all the children below 6 years। तो हमारी कंट्री में और ऐसे सारे डेवलपमेंट्स हो सके बच्चों के लिए और हेल्थ के लिए वो सब। टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं इंडिया में वो सब। एंड मेंटेन प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, जुडिशरी को सबसे सेपरेट करके रखे, एकदम इंडिपेंडेंट रखे। टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल पीस, टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, to encourage the settlement of international disputes through arbitration। Okay, to establish gram panchayats, to encourage rural and cottage industries, to organize and develop agriculture and animal husbandry on modern lines, to ensure prohibition of liquor। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, टू एंश्योर प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, ठीक है, कि लाइक अल्कोहल वगैरह ना हो ज़्यादा। टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, जो भी हमारे कंट्री में जो भी फार्मिंग वगैरह होंगी वो साइंटिफिक मेथड्स पे हो। हाँ, तो फाइनली दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इम्पोर्टेंट। वो जो भी हमने बताए हैं अभी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स है, जो कोर वैल्यूज़ हैं, वो जो भी स्टेट पॉलिसी के थ्रू जो मेंटेन करना है वो, और जो सारे रूल्स हमने ऊपर बताए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दे एम टू अचीव सोशल वेलफेयर, सबके सबके लिए हैं, सारे सोशली वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर में सबके सबके साइड पॉइंट ऑफ साइड से हैं। वाइल फंडामेंटल राइट्स रिलेट टू एन इंडिविजुअली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअली सबके लिए है, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली सबके लिए, होल कम्युनिटी के लिए है। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेकिंग अटेम्प्ट्स टू इम्प्लीमेंट ऑल द प्रिंसिपल्स, दीज प्रिंसिपल्स एम एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से बेसिकली यही था चैप्टर, एंड इजी था काफ़ी। आप मतलब एक बार अच्छे से मीनिंग्स के साथ रीड करोगे चैप्टर तो आपको समझ जाओगे। एंड हाँ, अगर कोई भी डाउट्स हो किसी भी तरीके का, जो भी आपको डाउट्स है, आप पूरा एक लिस्ट बना के रखो और मुझे दे देना, ठीक है? मैं आपको वापस एक वीडियो बना दूंगा पूरी आपके डाउट्स एंड ऑल के ऊपर।